तो खुद को फील पहले दिन उस दिन हुआ, अच्छा ये क्या कर दिया। उससे पहले तो मस्ती में जीवन जी रहे थे, कभी सोचा ही नहीं था, मतलब इतना दिमाग चल ही नहीं। कहीं एहसास हुआ कि सेटबैक भी तब लगा जब उसके बाद पिताजी ने 400 गालियाँ सुनाई, उसके बाद 2 हफ्ते बात नहीं करी, तब जाके समझ आई अच्छा साला यार अब तो कुछ करना पड़ेगा जीवन में। सर ये जो जनरेशन गैप है ना, ये अपने माँ बाप की सोच बहुत बढ़िया थी। ये पहले हमें लगता था, ये अभी जो आजकल के बच्चे हैं जब वो 20 साल 10 साल और बड़े हो जाएंगे देन इनको समझ आएगा भाई ये जो बुज़ुर्गों की सोच थी वो बहुत बढ़िया थी, जब वो खुद बाप बनते हैं। और मैं आपको बताता हूँ सर, ये जितना आप मेहनत का खाओगे ना उतना भगवान भी आपका साथ देगा। अर्थक्वेक आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे, आसपास के घर बह जाएंगे, आपका घर वैसे खड़ा रहेगा अगर वो मेहनत का है और ईमानदारी से बनाया है। तो हमारे ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? इंग्लिश में बताना है? नहीं नहीं, हिंदी, हमारे ऑडियंस हिंदी भाषी है। अच्छा हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी हैं। इंग्लिश तो मुझे आती भी नहीं क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। नमस्कार, स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एक खास गेस्ट। तो हम शुरू करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। तो सर अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने खास बोला, जीवन में खास कभी किसी ने बोला ही नहीं। सर मैं राहुल हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब के एक छोटे से टाउन मलोट से। और यहाँ पे मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ एज अ मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आपने कहा पंजाब से हो, मलोट से। कैसा है मलोट? पंजाब तो पूरा ही सर बहुत शानदार है। मलोट कैसा है, जहाँ आपका बचपन बीता मेरे ख्याल से, राइट? बहुत छोटा सा टाउन है और बस जहाँ पे बचपन बीता है सर वो बढ़िया ही होता है। बिल्कुल वहाँ सही पे तो बात है। यादें इतनी होती हैं कि वो तो अगर आप कंपेयर करते हो दिल्ली एनसीआर या बड़े शहरों की ज़िंदगी जो है जैसे अभी चल रही है और आपके होम टाउन या छोटे शहरों से, क्या फ़र्क है? सर छोटे शहरों की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा अच्छी है। किस मायने में? वहाँ पे लाइफ में शांति बहुत है, यहाँ पे शांति नहीं है। यहाँ पैसा है लेकिन शांति नहीं है। लेकिन जीवन में शांति ज़्यादा होनी चाहिए, ये अब सीखा जब 15 साल नौकरी कर ली। भाई यहाँ पे तो शांति नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा मजबूरी है जो बाहर आते हैं लोग। मजबूरी, काम के लिए ही बाहर आते हैं, नहीं तो किसका मन करता है अपना घर छोड़ो, माँ बाप छोड़ो पूरा। तो राहुल जी, आपका बचपन कैसा था? बचपन मेरा बढ़िया था। बचपन में देखो कुछ टेंशनें नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो सब बढ़िया ही होता है। हाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से थे तो ऐसा नहीं है भाई बस वो साइकिल वाला बचपन बीता है, स्कूटर वाला या कार वाला नहीं बीता है। अच्छा। स्कूटर भी जब हम नौकरी लगे तो उसके बाद बाइक ली गई घर पे, उससे पहले तो हम साइकिल पे ही चलते थे। एज अ किड आप कैसे थे? एज अ किड मैं बहुत शांत था, कभी आज तक मतलब माँ बाप को ऐसा लगा ही नहीं मैंने उनको तंग किया है। मैं अपना ही कोई सामान पकड़ा दिया उसी में पूरा दिन बिता दूंगा, उसी में खेलता रहूँगा। क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे गली में तो उन्हीं के साथ खेलता रहूँगा, कभी तंग किया ही नहीं माँ बाप को। जिद नहीं थी? जिद नहीं, मतलब इन सब चीज़ जिद विद तो कुछ नहीं, ये तो जो माँ बाप बताते हैं, क्योंकि हमें तो क्या ही याद है। वो बोल रहे भाई ये सबसे शांत है, ये तो किसी कुछ कहता ही नहीं था, इसको कुछ कोई न्यू गेम दे दिया तो ये 4 घंटे उसी में लगा रहेगा। और वो मेरे को अब देख के लगता भी है, अभी मेरी बेटी है एक, उसको अगर कोई न्यू गेम दे देते हैं तो वो 4 घंटे लगी रहती है। मेरे को लगता है अभी माँ बाप मेरे सही बोलते थे, वही सही हो। आपके ही गुण गए हाँ हैं। मेरे ही गुन गए लग रहा है। अभी परिवार में कौन कौन है? अभी यहाँ पे तो मैं, वाइफ और बेटी है मेरी छोटी, अभी 3.5 साल की। क्या बात है। राहुल, आप मुझे बताएं आपके ज़िंदगी का
कोई एक टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट सर एज सच तो बचपन से ही समझदार रहे हैं, मतलब जस्ट किडिंग। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही है सर। एक मेरी जीवन का टर्निंग पॉइंट जो है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है भाई, जो 12th के एग्ज़ाम्स थे उसमें मेरा कंपार्टमेंट आ गया था। अच्छा। तो अब थे तो हम मिडिल क्लास फैमिली से भाई, लोन लेके पढ़े हैं। तो हम लोग और मेरे को घर वालों ने आईआईटी करने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए अमृतसर में एडमिशन करवाया था, फिटजी में। तो अब वो फिटजी का कंसेप्ट ये होता था भाई, उनकी क्लासेस लगाओ और स्कूल में सिर्फ +2 के पेपर देने जाने हैं। जैसे अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं। अटेंडेंस लगती थी, जाते थे। जिस दिन फिटजी क्लास नहीं होती थी उस दिन वहाँ जाते थे, उनका टाई अप था। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स तो अच्छे हो गए, लेकिन +2 के पेपर क्लियर नहीं हुए। उसमें केमिस्ट्री में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। तो वो घर पे, अब पंजाब में थे घर पे, अमृतसर में क्लासेस ख़त्म थी, वहाँ थे पंजाब में। तो रिज़ल्ट लेने गया मैं, वो कैफ़े पे जाना होता था इंटरनेट पे। तो कैफ़े पे जाके रिज़ल्ट लेने गया और मैं घर नहीं आया। और मैंने कहा यार ये क्या हो गया साला, अब तो एडमिशन ही नहीं मिलेगी कहीं पे। तो उसमें फिर उस दिन शाम तक सब मुझे ढूंढते रहे। शाम को फिर मैं एक फ्रेंड के घर में मिला, तो खुद को फील पहले दिन उस दिन हुआ, अच्छा ये क्या कर दिया। उससे पहले तो मस्ती में जीवन जी रहे थे, कभी सोचा ही नहीं था, मतलब इतना दिमाग चल रहा ही नहीं। कहीं एहसास हुआ कि सेटबैक भी तब लगा जब उसके बाद पिताजी ने 400 गालियाँ सुनाई। उसके बाद 2 हफ्ते बात नहीं करी, तब जाके समझ आई अच्छा साला यार अब तो कुछ करना पड़ेगा जीवन में। हाँ, तो फिर उसके बाद पर जीवन चेंज हो गया, कंपार्टमेंट का पेपर दिए और वो ऐसा सेटबैक हो गया भी, आई गॉट 70 मार्क्स आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री उसके बाद री एग्ज़ाम में। तो यही चेंजिंग मोमेंट था। फिर वहाँ के बाद फिर एडमिशन, अब कंपार्टमेंट के बाद अच्छा कॉलेज ढूंढने में टाइम लगता है, फिर मिले ना मिले, इट्स ऑल अबाउट लक। फिर वो एलपीयू में उस टाइम पे नया नया यूनिवर्सिटी बना था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। तो फिर मैंने एलपीयू में गया था ट्राई करने, तो लकली आई गॉट द एडमिशन देयर। तो वहाँ से आपने इंजीनियरिंग की? फिर वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद फिर थोड़ा नौकरी में स्ट्रगल आया, बट टिल देन उसके बाद अभी लाइफ स्मूथ चल रही है। जब फर्स्ट टाइम नौकरी कर ली उसके बाद। पहली नौकरी आपकी कैसी थी, कितने पैसे मिले? पहली नौकरी में 7,000 रुपये मिले। वो पंजाब में ही था? नहीं, यहीं पे नोएडा में। तो आप तो हुआ क्या, हम लोग निकल गए घर से बीटेक करने के बाद। मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट, हमारे घर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, तो दैट वाज द चैलेंज। तो उसके बाद जीवन में, मतलब परिवार में, अब मामा जी का, एक मेरे मामा जी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो उनका बड़ा बेटा है, तो वो थोड़ा है पढ़ा लिखा। तो उसने उसके कुछ फ्रेंड्स थे यहाँ पे A1 हैबिट में, तो उसने वहाँ रेफ़र कराया। तो उसने बोला भी जाओ अब इंटरव्यू दो, देखा जाएगा। तो वहाँ इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। तो अब सोच लिया था भी घर तो जाएंगे नहीं, तो रिज्यूमे लेके लग गए गेटों पे बांटने, अब क्या करेंगे। तो फिर लकीली गॉट द जॉब, पर 7,000 की मिली। हाँ ठीक है, जो जैसी चाहिए थी वैसी मिली, जैसी चाहिए थी वैसी मिली। तो पहले 8 महीने 7,000 पे काम किया है सर। उसके बाद 7,000 में भी वो कह रहे थे पीएफ कटेगा, तो हम बोलते थे सर हमारे हाथ में क्या बचेगा। तो फिर वो, मतलब ये है तो थोड़ा वो बात, कहते हैं भाई थोड़ा इनकम टैक्स वाले भी वो ऐसा हो सकता है, तो आप कट कर देना यार ये पॉइंट को। लेकिन वो फिर उन्होंने मेरी बात मानी, फिर उन्होंने मेरे को कैश सैलरी दे दी 7,000 रुपये। कह रहे 1,200। मैंने कहा सर 1,200 रुपये अगर पीएफ काट लोगे तो 5800 रुपये बचे, उससे मैं क्या करूँ, मेरा पीजी का खर्चा भी नहीं चलेगा। तो 7,000 से स्टार्ट करी, बट छोटी कंपनी थी तो, बट बॉस बढ़िया थे। 8 महीने के बाद कहते क्या चाहिए, हमने बोला सर 15,000 दे दीजिए।
कह रहे हो गया और बताइए क्या चाहिए, काम अच्छा करते थे इसलिए। तो फिर हमें लगा कम मांग लिए लग रहा है। कुछ अगर मिल जाए तो लगता है लालच और बढ़ जाती है, और मांगना चाहिए था। नहीं, ज़रूरत तो तब ज़्यादा की थी, क्योंकि यार अब तुम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, कम से कम 20-25 हज़ार तो एक बंदे का खर्चा है ही। लेकिन हाँ ठीक है, चलो इतने में घर से मांगना छोड़ दिया ये। तो ऐसे ही सर शुरुआत हुई। क्या बात है। इंडियन शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपका क्या ख्याल है? एजुकेशन सिस्टम तो सर इंडिया का बढ़िया है। मेरे को तो देखिए सर, आप दूसरे देशों से कंपेयर करके इंडिया के कुछ भी पूछेंगे तो मेरे को बढ़िया ही लगता है, क्योंकि अपना भारत महान। ये नहीं तो बिल्कुल सही है, अपने हाँ, देश। लेकिन थोड़ा सा इस पे एजुकेशन सिस्टम पे, खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो, उस पे थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। बिकॉज इनका जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये तो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं हर साल। चाहे वो प्राइवेट कोई भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई भी कॉलेजेस हैं, कोई भी कोर्स है, जो भी है, स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ये तो ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, पैसे बढ़ने चाहिए, फीस बढ़ती है, इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़नी चाहिए, लेकिन कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं हर साल बढ़ाना ही बढ़ाना है। बट ये तो है, ये तो हो गई फ़ी की बात। आप 14-15 साल से इस कॉर्पोरेट प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो, आपको मालूम है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जो हो रही है आजकल। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली जो है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, नर्सरी से चौथी, पाँचवीं, 10वीं, तो 12वीं, वो ग्रेजुएशन, अकॉर्डिंगली सिलेबस अपग्रेड हो रहे हैं सब चीज़ें। मतलब लाइक हम लोग, अब जैसे हम आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो हमें कभी नर्सरी से लेके 10th तक हमें कभी कंप्यूटर में अभी नॉर्मल चीज़ें चलाते थे, लेकिन आजकल 5th क्लास में HTML CSS पढ़ाई जाती है। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं, वैसे वैसे अपना एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है। कुछ देखो, एजुकेशन सिस्टम 10th +2 तक ही होता है, उसके बाद तो जो इंसान ही इज़ मैच्योर इनफ, उसको क्या करना है जीवन में, उसके लिए मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। आइडली जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाएगा या स्कूल में पढ़ाया जाएगा, वो कभी हमारी नौकरी में काम नहीं आएगा। हाँ, बेसिक एजुकेशन काम आएगी, लेकिन वो काम नहीं आएगा। तो उसके लिए तो सर मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन हमारे एजुकेशन आजकल तो, अभी मैं किसी से बात कर रहा था थोड़े दिन पहले, वो बता रहे थे भाई 8th क्लास में दे हैव इंट्रोड्यूस्ड AI। बिल्कुल। AI क्या होता है, तो अकॉर्डिंगली वी आर चेंजिंग आवर एजुकेशन सिस्टम। तो सब बढ़िया है सर। हाँ, बट तो आपने एआई की बात छेड़ी दी, तो आपको क्या लगता है कि हमारे भविष्य को, नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी को एआई कैसे अफेक्ट करने वाला है? तो आलसी बना देगा सर सबसे पहले तो। अभी भी बन चुके हैं, बहुत आलसी बन चुके हैं सर लोग। अभी AI क्या है सर? AI तो हमारे जीवन में जब से हम पैदा हुए हैं तब से चल रही है। चल तो पहले से भी रहे होगी, बट अगर आप 80s में हुए होंगे, हम भी, जैसे मैं 80s बोर्न हूँ, तो तब से चल रहा है सर AI। तो एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन सर, AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले क्या चलते थे सर, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे जो, ठीक है, तो उसमें वो कंप्यूटर सेल्फ रिएक्ट तो नहीं कर रहे ना, उसके पीछे इंटेलिजेंस भरी है हमने, ठीक है। तो वो दैट इंटेलिजेंस वाज नॉट ऑफ दैट लेवल। वो भी एक AI का पार्ट है, जो कंप्यूटर चलता है ना, वो AI का ही पार्ट है सर। वो उसमें पीछे कमांड्स भरी गई हैं भी, तुम A प्रेस करोगे तो सामने A लिखा है, कंट्रोल A करोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल V करोगे तो पेस्ट हो जाए। तो उसके पीछे कमांड्स लिखी गई हैं ना। तो वो कंप्यूटर की खुद की वो स्पेशलिटी तो नहीं है, वो तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में डाला गया, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया। अभी मैं थोड़े दिन पहले कजाकिस्तान गया हुआ था ऐसे घूमने, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे, अलमाटी एयरपोर्ट पे रोबोट्स सफाई कर रहे थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ देखा, तो वो सफाई कर रहे थे, ऑल मशीनरी ट्रेंड, सब कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो सब ट्रेंड कर रखा उनको उसी हिसाब से।
तो मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं भाई ये सही काम करता है कि नहीं। खाली बैठे थे एयरपोर्ट पे, क्या करें, मैं जानबूझ के ऐसे के आगे आ जाता था तो वो रुक जाता था, प्लीज़ गेट ए साइड, तो सफाई कर रहा है आवाज़ आती थी उससे? आवाज़ बोलता था भाई वो प्लीज़ है। तो अब वो काम अगर रोबोट करेंगे तो जो लोग वो सफाई वाला काम करते थे दे गेट फिजिकली फिट, ठीक है। पहले तो जॉब तो जाएगी जाएगी, सेकंड चीज़ हेल्थ में भी असर पड़ेगा। हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस एडवांसमेंट से अब जो लोग देखो- पहले वो काम करते थे कुछ और अब करेंगे? वो काम एआई ने ले लिया, रोबोट्स ने ले लिया, अब उनके पास कुछ बेटर है करने के लिए? हर चीज़ में एआई आ जाएगी तो आप कभी, अभी मैं बेसिक आपको एग्जांपल देता हूँ, आधे काम हम फ़ोन पे कर लेते हैं। पहले आपको दूध लेने जाना होता था, आप जब बचपन में, तो आप पैदल चल के जाते थे, तो उस आप कितने फिट रहते थे। आजकल दूध कैसे आता है, ब्लिंकिट से, इंस्टामार्ट से, कितनी देर में, 5 मिनट में घर पे, और वहीं बैठे हैं बेड पे, वहीं दूध आ रहा है, तो हेल्थ तो आपकी इफ़ेक्ट होगी ना। आप कभी भी सर्वे देखिएगा सर, एवरेज लाइफ स्पैन इट वाज 75 इंडिया में, नाउ इट्स 60। 15 साल का गैप तो पिछले 80s से लेके अभी 2020 तक ही आ गया है। वो तो छोड़िए सर, आजकल तो ये कईयों की एवरेज लाइफ तो 40 साल ही रह गई है। कभी आपने पहले सुना था भाई 40 साल के लोग हार्ट अटैक से हार्ट अटैक से मर रहे हैं? मतलब अभी मैंने रिसेंटली सुना है, हमारे वो मलोट शहर में वो एक न्यूज़ चैनल है हमारा, वो मलोट की न्यूज़ अपडेट, आजकल सब कुछ टेक्निकल हो गया है ना, तो हमने भी फॉलो करा हुआ। तो उस पर उस दिन आ रहा था भी, एक मलोट के बगल में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे 19 साल की लड़की को हार्ट अटैक आ गया। अब बताइए, तो वो जो कल्चर हमारा है, अभी पहले हम अपने टाइम पे क्या करते थे, हम सुबह खेलने निकलते थे, शाम तक खेलते रहते थे। लेकिन आजकल गेम्स चलती हैं फ़ोन इंडोर पे, हो गए वो भी। फ़ोन पे चलती हैं, टीवी पे चलती हैं, वो प्ले स्टेशन प्ले स्टेशंस, तो लाइफ तो इम्पेक्ट हो रही है सर। देखिए, जो फिज़िकल वर्क है वो आपको, और जितना आप फिज़िकल वर्क करते थे उतना आपका ब्रेन शार्प होता था। बिल्कुल सही बात है। आपकी बातें सुन के, आपकी ज़िंदगी राहुल, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। इतने शांत हो, इतने कंपोज्ड हो, इतने कंट्रोल्ड हो, किन सर्कमस्टांसेस में, स्थितियों में, परिस्थितियों में आप किसी का मर्डर कर सकते हो? मर्डर क्यों करेंगे सर? मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है जो आपको मजबूर कर दे कि आप किसी का मर्डर कर दो? सर एज सच तो ऐसी कोई स्थिति कभी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो सर देखिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, वर्ल्ड फेमस, जो मेरे को धमकियाँ मिल रही हो मारने की, तो हाँ तू मारेगा तो साले मैं भी मार दूंगा तेरे को, ऐसा तो मैं है नहीं सर। मैं तो एक आम आदमी हूँ, छोटे से शहर से हूँ, ना किसी के साथ ऐसा लड़ाई झगड़ा रहा है कभी। सर ये जो मारने वाली सिचुएशन आती हैं, ये आजकल तब आती हैं जब या तो आप बहुत फेमस हो, या आप इतने अमीर हो, भाई झगड़े चल रहे हैं आपके ज़मीनों के, तो तब ये सब सिचुएशन आती हैं। अभी नॉर्मल लाइफ में क्या ऐसी सिचुएशन आएगी? हाँ, एज लॉन्ग एज कभी फैमिली पे बात आएगी तो फिर तो बंदे को फाइट करना ही पड़ता है। तो एज सच, बट वो भी तभी आती है सर जब व्हेन यू गेट इनटू दीज थिंग्स। और ये ऐसी चीज़ों में हम कभी जाएंगे नहीं, ना अपना सपना है कभी ऊंचा बनने का। और नहीं, कोई परिस्थिति खुद से बनाता नहीं है। कभी कभी जैसे कि अभी बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ हमारे देश में, जम्मू एंड कश्मीर में। ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप फंसे हो, जहाँ आपको मालूम है देश के दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, और जो ट्रेजेडी हुई, क्या उस अवसर पे आपके पास कोई औजार हो, बंदूक हो या ना भी हो, आप क्या? सर अगर उस सिचुएशन पे, जहाँ पे जो अभी JNK में हादसा हुआ, उस सिचुएशन पे अगर मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ खड़ा होता, तो अगर कोई मेरी फैमिली को हिट करना चाहेगा तो डेफिनेटली मैं भी उसको मारने जाऊँगा ही। हाँ, बस मैं यही समझना हाँ, चाहता था, तो क्या आप रिएक्शन आपका होगा वैसे एक्सट्रीम और सर, सिचुएशन में? मैं तो मतलब अगर वहाँ पे फैमिली छोड़ो सर, वो सिचुएशन ही अलग है। वो तो सर आतंकवादी थे ना, वो तो ऐसे लोगों को भी मार रहे थे। अब मुझे पता है वहाँ पे मुझे मरना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उनमें से भी 1-2 मार दूँ।
चाहे वो दूसरे लोग, अगर मेरी फैमिली साथ में ना भी होती। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप मैं तो अकेले मार- भी हो और हाँ। आपके आसपास कुछ भारतीय हैं और जहाँ बाहरी दुश्मन बिल्कुल। देश के आतंकवादी हैं तो मार दोगे आप। हाँ, फैमिली तो अलग, अगर मैं अकेला भी वहाँ पे होता और मुझे पता है सबको मार रहे हैं और मुझे भी मार देंगे, तो उससे पहले तो अटैक करो ना, मर गए तो मर गए, फिर मरने से तो पहले फिर- जितना मार हाँ, सकते हो जितना मार लो। मार सके। एक की भी बंदूक हाथ में आए तो क्या पता सारे मार देते है कि नहीं। बट कोशिश यही रहेगी भाई। उस टाइम तो सर वो लोग वो हो जाते हैं, देखिए वो सिचुएशन अलग Emotional होती है। हो जाते मैंने तो आज तक कभी लाइव गोली चलती नहीं देखी। नहीं, डर होता है सर जब गोली चलती है। तो आधों इंडियन हम लोग ऐसे हैं, जैसे बाहर में मैंने कल्चर देखा है भी, रिवॉल्वर आप खुद से आम बात लेकर है। आम बात है, रख सकते हो घर पे अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन यहाँ पे तो लोगों ने देखी नहीं होती, जैसे गोली चलती है आधों के पजामे गीले हो जाते हैं। सच्ची में हो जाते हैं हाँ, सर, बिल्कुल, हमारे भी बिल्कुल हो सही जाते बात है, थे बिल्कुल सही सब। बात है। तो अभी आज तक हमने कभी गोली चलती तो देखी नहीं। हाँ, लेकिन सामने से चल रही है और जान चल पे रही बात है आ तो जाए। अब जान पे बात आ रही है, तो उस टाइम पे तो माइंड सेट की बात है भाई, कूद लो इस पे। इसकी अगर बंदूक हाथ में आ गई तो खुद तो मरना ही है। गोलीबारी तो बहुत 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 बड़ी बात हो गई। कभी स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, यहाँ पे कभी कैजुअल ऐसे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, मारपीट, हाथापाई, नहीं, वैसे बहस हो जाती है सर, हाथापाई नहीं करी। बहस हुई है? हाँ, बहस तो हो ही जाती है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो ग्राउंड में हो जाती है कितनी बार। वो तो आम बात है। लेकिन तो अपोजिशन से भी हो जाता है, अपनी टीम से नहीं। अपनी टीम से तो आपस में तो चलता ही है, लेकिन अपोजिशन वाली टीम से भी हो जाती है। तो बट हाँ, कभी हाथापाई नहीं। मतलब इतने तो अब सब मैच्योर हैं भाई। हाँ, कभी हाथापाई नहीं। अभी आपकी उम्र क्या होगी? अभी मैं हूँ 37 से। आपको मैं 20 साल पीछे ले जाऊं, हाँ, बनाओ कोई इंजेक्शन ऐसा। अपने 17 साल यंगर वर्जन राहुल पपनेजा को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अभी आप 17 साल के हो, करंट विजडम के साथ क्या एडवाइस दोगे कि उसकी ज़िंदगी आगे अलग होगी? हाँ, तो जो पीछे जो जहाँ जहाँ पे जो 20 साल में मिस्टेक करी है, 24 में मुझे याद है, तो उस टाइम पे याद रखेंगे, ये नहीं करनी तो लाइफ और बढ़िया चल लेगी। एक दो चीज़ें क्या एडवाइस दोगे, क्या नहीं करना जैसे चाहिए अभी था? मैंने इंटरव्यू के शुरू में बताया था, मेरी कंपार्टमेंट आई थी ये वो, तो वो दैट आई वाज 22 23 शायद। पढ़ाई पे फोकस करते। हाँ, पढ़ाई पे मतलब वो ध्यान रखेंगे भाई, घर जाके बाप की चप्पलें पड़ेंगी तो पहले पढ़ लो। राहुल, आपको अपने पास्ट से डर लगता है या अपने फ्यूचर से, अतीत से या भविष्य से? सर, पास से तो अब क्या डरना, जो बीत गया। जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, फ्यूचर से यही डर लगता है समय से पहले मौत ना आ जाए बस, क्योंकि आजकल जिम्मेवारियां थोड़ी बढ़ गई हैं। आप जब तक, मतलब मैं तो मज़े मज़े में भी ऐसे ही बोलता हूँ, किसी को भी बोलता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, या तो देखो मौत आनी है तो बचपन में ही आ जाए, ताकि माँ बाप को भी उतना मोह ना रहा हो आपसे, या फिर मौत तब आए जब आप जीवन की जिम्मेवारियां पूरी कर लो। तो अभी जैसे 20 साल हैं जिम्मेवारियां पूरी करने, तो एटलीस्ट 20 साल तो नहीं आए। बच्चों को सेट करते हैं, शादी करते हैं, तो अभी तो दिमाग में यही चलता है। तो अब ना आए, अब क्रिटिकल टाइम है। अगर आनी होती तो 2-3 साल की उम्र थी जब, तभी आ जाती। तो ये मौत का डर अपने लिए नहीं है, जिम्मेदारियों की वजह से है। सर, जिम्मेदारियां ही होती हैं, आपको पता है इंडिया में तो सब जिम्मेदारियों के नीचे ही दबे हुए हैं। सही बात है। आखिरी बार कब रोए थे आप? रोना तो सर डेली का पार्ट है। ये तो कोई इमोशनल मूवी चल रही है तो आ ही जाते थोड़े बहुत आंसू आंखों में, इमोशनल सीन चल रहा है तब आ जाते हैं। तो ऐसा हफ्ते में 2-3 बार तो रो ही लेते हैं भाई। रील देख रहे हैं, कई बार ऐसी कोई इमोशनल रील चल रही होती है तो आ ही जाता है सर। सर, मिडिल क्लास फैमिली वाले जो वो होते हैं ना, लोग जो होते हैं वो तो छोटी छोटी इमोशनल वीडियो देख के ही रो लेते हैं, क्योंकि हम तो उन इमोशंस में गुजरे होते हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिलेट होके आ ही जाता है, अरे यार ये तो मेरे साथ भी होता, अरे यार काश। तो रोना अच्छी बात भी है, गंदा पानी निकल जाता है आंखों से, भड़ास निकल जाती है। राहुल, आप अगर देश के प्रधानमंत्री होते या बना दिया जाए आपको, किन किन समस्याओं का समाधान आप निकालते या आप क्या करते अलग?
सर पहले तो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, बनना ही नहीं है। बनना ही नहीं है। क्यों इसका ऐसा? कारण ये है, इंसान को अपनी कैपेबिलिटी का पता होता है। अरे हम घर संभाल ले इतना बहुत है, देश कैसे संभालेंगे? ये तो बहुत ही ऑनेस्ट आंसर हो गया जो मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन आपको बिठा दिया जाए, देश की स्थिति ऐसी हो गई कि अब कोई नहीं है, आपसे होशियार कोई है ही नहीं, आप ही प्रधानमंत्री हो, क्या करोगे देश के लिए, कैसे करोगे? सर तब देखेंगे अब क्या मुद्दे हैं उस टाइम पे। हाँ। फिर भी एक चीज़ जो आपको लगता है कि जब न्यूज़ देखते हो, लोगों के भाषण देखते हो, नेताओं के, पॉलिटिशियन के, वोट देते हो, उनका प्रॉमिसेस पढ़ते हो, तो लगता होगा ना कि ये चीज़ तो होना चाहिए, ये करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, अभी ये एक्शन लेना चाहिए। आप होते तो क्या एक एक्शन लेते? बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। गंभीर हो आप? वैसे ज़िंदगी को उतनी गंभीरता से लेते नहीं हो ऐसा लग रहा है। सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को होने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लॉ ऑर्डर, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर इस टाइम पे ना। आप देखोगे हर चीज़ में करप्शन है। एक आप देखेंगे लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक करप्शन है। जो अमीर हैं वो अमीर ही होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरे को ऐसा लगता है थोड़े जो नॉर्म्स है ना वो हमारे वो गड़बड़ है। बहुत ही लीनियंट है गवर्नमेंट, लीनियंट है गवर्नमेंट इनको लेके। लोग क्राइम करके आसानी से निकल जा रहे हैं। क्योंकि पैसा है। ये तो हर किसी के जीवन में एग्जांपल्स होंगे। ये तो कहने की बात है भाई, ये जो है भाई निर्दोष रहा होगा, लेकिन पूरा मोहल्ला जानता होता है भाई इसने दोषी है, लेकिन ये पैसे के कारण बच गया। तो ये सब चीज़ें हैं सर, ये थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगता है अभी, वैसे तो जो हमारे करंट प्रधानमंत्री हैं मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा करप्शन की तरफ भी देखना चाहिए। प्लस एक दो मुद्दे हैं, जैसे मेरे को हेल्थ केयर थोड़ा सा आजकल सेल्स वाला बिजनेस लगने लग गया है। प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो गया है भाई। टारगेट यहाँ तक तो मैंने तो यहाँ तक सुना है डॉक्टरों को टारगेट दिए जाते हैं कभी कभी, भाई तुम्हें इतने ऑपरेशन करने ही करने हैं, तो वो ज़बरदस्ती के ऑपरेशंस भी बनाते हैं। गैस के दर्द लेके आया, पेट काट दो। तो ये भी गलत है। तो थोड़ा सा हेल्थ केयर सिस्टम पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अगर सुधर गया सर, बचपन से ही सोच ऐसी बनानी शुरू कर दी अगर, तो अगले 15-20 साल में सब बढ़िया हो जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन, आपको कैसी शिक्षा मिल रही है या सब वही। बहुत खूबसूरत बात। ये तो चलो बहुत बड़ी बात होगी प्रधानमंत्री बनने की, देश संभालने की। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जनरेशन गैप को आप कैसे देखते हो? आपके पिताजी की सोच अलग रही होगी, है आपकी अलग है, आपके आगे की पीढ़ी की सोच अलग होगी, तो इस जनरेशन गैप को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो या देखते कैसे हो? क्या नज़रिया है आपका? सर ये जो जनरेशन गैप है ना, ये अपने माँ बाप की सोच बहुत बढ़िया थी। ये पहले हमें लगता था, ये अभी जो आजकल के बच्चे हैं जब वो 20 साल 10 साल और बड़े हो जाएंगे देन इनको समझ आएगा भाई ये जो बुज़ुर्गों की सोच थी वो बहुत बढ़िया थी, जब वो खुद बाप बनते हैं। अच्छा, ये सोच में बदलाव भाई। माँ बाप अगर, अब हमारे बुज़ुर्गों ने तो बहुत मेहनत करी है, हमने तो कुछ भी नहीं करी, लेकिन जब बाप, शॉर्ट यही है सर, जब खुद बाप बन जाओ तब समझ आती है अभी वो सही थे। उससे पहले आपको पूरी दुनिया आगे समझा दे, दोस्त आगे समझा दें, इधर के रिश्तेदार समझा दे, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी, अरे नहीं यार ऐसे कह रहे हैं मैं ही ठीक हूँ। लेकिन जब खुद पे बीतती है, खुद पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है, तब समझ आती है भी माँ बाप हमेशा सही होते हैं। बात है, बिल्कुल सही बात। कभी झूठ बोले हो अपने फ़ायदे के लिए ज़िंदगी में? कभी ऐसा सिचुएशन आ गया हो? नहीं, झूठ नहीं बोला सर, उसको कभी झूठ फ़ायदे के लिए तो नहीं बोला। सच छुपाया है?
हाँ, वो थोड़े डिप्लोमेटिक आंसर्स तो आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में देने ही पड़ते हैं। काम अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, ऊपर से क्लाइंट डंडा किए हुए हैं, तो फिर थोड़ा सा बोलना पड़ता है दैट्स डन, या वो बंदा आया है उसको छुट्टी पे बना दो। छोटे मोटे तो डिप्लोमेटिक आंसर्स देने पड़ते हैं। मतलब हाँ, इसको सिचुएशन हैंडलिंग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इसको जीवन जीने की एक कला है जो बहुत जरूरी है, तो सांस उस लेने टाइम जितना पे ही शायद। सिचुएशन संभल जाए। तो एट द एंड दे तो क्लाइंट ही बिलिंग रहा है ना, तो फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के बातों को बोलना, ये सब तो सर डेली में थोड़ा बहुत चलता ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भी मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे को 1 करोड़ मिलेंगे तो ये करेंगे, ऐसा सर क्या करेंगे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो अगर ऐसे काम करेंगे तो ऊपर वाला रातों रात निकाल लेगा, पता भी नहीं। अर्थक्वेक आ जाएगा, अभी पता नहीं लगेगा। साला चोरी करके तुम घर बनाए थे इतना बड़ा, रात को अर्थक्वेक आ गया, बह गया सब, क्या करोगे। और मैं आपको बताता हूँ सर, ये जितना आप मेहनत का खाओगे ना, उतना भगवान भी आपका साथ देगा। अर्थक्वेक आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे, आसपास के घर बह जाएंगे, आपका घर वैसे खड़ा रहेगा अगर वो मेहनत का है और ईमानदारी से बनाया है। बहुत मज़ा आया राहुल आपसे बात करके, और बारिश भी होने वाली है तो अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन आपकी सोच जानकर, आपसे बात कर अलग अलग मुद्दा पे जो हमने बात करी, आपकी नज़रिया देखकर समझकर बहुत अच्छा लगा। चलते चलते आप हमारे ऑडियंस के लिए बस या यंगर जनरेशन के लिए एक बात बता दीजिए कि लाइफ में खुश रहने के लिए, ज़िंदगी को अच्छे से बिताने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए। ज़िंदगी सर बस खुश रह के जिए, अच्छा खाएं। आजकल खाना पीना थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया है। अच्छा खाएं, घर का खाएं, खुश रहें, और लालच से दूर रह के ऐसे पल ढूंढें जिससे खुशी मिल सके आपको। तो क्योंकि आजकल खुशी ढूंढनी, लोगों को ऐसा लगता है पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन आजकल खुशी कमानी मुश्किल है। क्या बात है। ये तो बारिश तेज हो गई। थैंक यू सो मच राहुल, अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलते हैं, आज से एक नए दोस्त हमारे बन गए हैं। मैं आपका नंबर लेके जाऊंगा सर। थैंक यू सो मच, बड़े ही मज़ेदार इंसान हो। थैंक यू अगेन।